गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज एक पूरा नया चैप्टर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका नाम है सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस 2018 फुल्ली अमेंडेड। ये आया तो था 2018 में, पर इसमें बार बार अमेंडमेंट्स हुए। एज यू नो सेबी इज़ द मार्केट रेगुलेटर, तो वो बार बार अमेंडमेंट लाता रहता है। तो उस सारे अमेंडमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करके ये बना है। इट्स टोटली अमेंडेड। जो भी नोट्स मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ सेबी रेगुलेशंस वाले, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक वगैरह सब आपको मिल जाएगा। क्लियर? नाइस। एक बार ओरिजिनल दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये ओरिजिनल सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस है। इत्तेफाक की बात है कि ये 420 पेजेस का है। 420 पेजेस। तो हमें उतना नहीं पढ़ना, उतना हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में ये है 10 पेजेस के नोट्स जो आपको दिख रहे हैं बोर्ड पे। इन 10 पेजेस का ये पूरा कंप्लीट क्रिस्प नोट्स एकदम बढ़िया से बनाया हुआ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, तो ये आपको मिल जाएगा। अब इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मैं एक्सप्लेन करूँगा। सेबी अमूमन हार्ड लगता है। अभी क्या हो रहा है कि कहीं पे भी सेबी नाम आ जाए तो सब लोग एक ही बात सोचते हैं कि शायद हर्षद मेहता और स्कैम 1992 के बारे में कोई स्टोरी सुनाया जाएगा। नहीं, वैसी कोई स्टोरी मैं नहीं सुनाने वाला। वैसे भी वो जो स्कैम था वो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कनेक्टेड है, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन से नहीं। एक चैप्टर होता है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 सिकरा, तो उससे कनेक्टेड है। ठीक है, उसमें अलग अलग तरह के ट्रांजैक्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स, रेडी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जिसका यूज़ किया गया था स्कैम में, वो वहाँ डिस्कस है, यहाँ नहीं। ये सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन है, तो कोई मतलब रोमांचकारी स्टोरी डिस्कस नहीं होगी, प्योर थ्योरी डिस्कस होगी जो चैप्टर के अंदर है। ठीक है ना, ये चैप्टर ऐसा है ना कि अगर कोई स्टूडेंट इसको पहली बार अभी जैसे सुन रहा है, अगर तुम सपोज पहली बार सेबी सुन रहे हो तो तुमको समझ में आने में बहुत दिक्कत आएगी, कारण छोटे छोटे इसमें वर्ड्स होते हैं, टर्मिनोलॉजी होते हैं जिससे तुम अवेयर नहीं हो। तो पहले मैं क्या करूँगा, जहाँ एक तो शुरू में अभी मैं तुम लोग को थोड़ा सा बेस बता दूंगा कि सेबी में देखो ऐसे ऐसे टर्म्स होते हैं, ये होता है वो होता है, मार्केट ऐसे करता है नहीं करता है, ताकि तुमको ये चैप्टर पढ़ते वक्त, मेरा ये आगे का क्लास देखते वक्त कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो। इसके बावजूद भी बीच बीच में भी कुछ टर्म्स आते रहेंगे तो उनको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है ना? करेक्ट, स्टार्ट करते हैं। ये रहा अपना सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस। ये किस चीज़ के बारे में? इट इज़ अबाउट पब्लिक इशू। इट इज़ अबाउट आईपीओ। सुना है आईपीओ? इनिशियल पब्लिक ऑफर, एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर, और एक होता है, देखो आईपीओ एफपीओ दोनों के अंदर पीओ है। पीओ मतलब पब्लिक ऑफर, मतलब कंपनी शेयर्स पूरे पब्लिक को इशू कर रहा है। इसी का उल्टा होता है पीपी। पीपी मतलब होता है प्राइवेट प्लेसमेंट, जहां पर कंपनी क्या करती है, पब्लिक के लिए शेयर्स ओपन नहीं करती, कंपनी सेलेक्टेड इन्वेस्टर्स को ऑफर देके उन्हें शेयर्स बेचती है। दैट इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट। तो मेन यही मकसद है इस पूरे सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस का। अब तुम लोगों के साथ थोड़े से बेसिक चीज़ें जो है वो मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है ना? उसके लिए अपने को थोड़ा नोट्स बनाना पड़ेगा। ओके, सो अब तुम लोग भी ये नोट्स क्रिएट कर सकते हो मेरे साथ। मैं एक बात स्पष्ट बता देता हूँ, मैंने बहुत बार बताया है, पढ़ाते वक्त क्लास में मैं हमेशा कुछ ना कुछ कॉपी नोट्स वगैरह ड्रॉ करता हूँ। जैसे अभी तुम लोगों के सामने पॉज करके ये पेपर सेट किया, ड्रॉ किया, और मैं तुम्हारे सामने ड्राइंग बनाते रहूँगा। इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तुम हमेशा जब क्लास पढ़ रहे हो तो तुम ऐसे वीडियो नहीं ताक रहे हो, तुम कोई फिल्म नहीं देख रहे हो। ठीक है, क्लास का मतलब है यू हैव टू इन्वॉल्व योर सेल्फ। तो कॉपी लो और क्या बोलते हैं, पेन लो, और जो भी मैं यहाँ नोट्स पे लिखूँ मेरे संग संग ही तुम भी लिखते चले जाओ, तब तुमको एक रियल क्लास वाला फीलिंग आएगा। वरना वीडियो देखते 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 तुम थक जाओगे, कहीं ना कहीं माइंड मतलब रिवोल्ट करेगा ही। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट अ 2.5 आवर्स का फिल्म जो तुमको एंटरटेन करे। ठीक है, इट्स अ क्लास, और क्लास में तुमको इन्वॉल्व होने के लिए तुम्हारा राइटिंग में पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। तो ये सब जो मेरे कॉपी के नोट्स होते हैं जो मैं लिखता हूँ क्लास में, ये पीडीएफ शेयर या इसका कोई सॉफ्ट कॉपी शेयर कभी भी नहीं होता, ना कभी मैं करूँगा। वो तुमको लिखना है। क्यों? अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे सामने नोट्स लिखने का, तो तुमको मेहनत नहीं करनी चाहिए? तुमको भी तो करनी चाहिए। तो मेरे संग संग ही इसको लिखना चालू करो। ठीक है, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब एक एक करके तुम्हारे साथ थोड़े बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक में डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ इशू। एक होता है पब्लिक इशू। पब्लिक इशू मतलब इट्स एन ओपन ऑफर टू एनीवन इन पब्लिक। इसके दो स्टाइल्स होते हैं, एक होता है आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर, एक होता है एफपीओ फर्दर पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है? जब कोई अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है, जब कोई
अनलिस्टेड कंपनी पहली बार लिस्टेड बनती है। जब कोई अनलिस्टेड कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है वो पहली बार लिस्टेड होती है, तब उसी वक्त वो एक पब्लिक इशू लेके आती है मार्केट में, तो उसे कहा जाता है आईपीओ बाय अनलिस्टेड कंपनी। क्या बोलते हैं उसको? आईपीओ बाय अनलिस्टेड कंपनी। और आईपीओ जैसे ही सक्सेसफुल हो जाता है तो स्टॉक एक्सचेंज उनको अप्रूवल दे देता है और फिर वो अनलिस्टेड से लिस्टेड बन जाते हैं। तो याद रहे, IPO is always brought by unlisted company which is in the process of listing. I repeat, IPO is always brought by an unlisted company which is in the process of listing. यही भाषा तुमको मिलेगी। दूसरा होता है FPO by listed company. FPO वर्ड से तुम समझ जाओगे फर्दर पब्लिक ऑफर, मतलब एक ऐसी लिस्टेड कंपनी जो पहले अपना IPO ला चुकी है, अब वो वापस से शेयर मार्केट में शेयर्स इशू करना चाहती है बिकॉज उनको और फंड्स चाहिए होंगे, बिजनेस एक्सपेंशन करना होगा, तो इसीलिए वो शेयर्स इशू कर रहे हैं। तो दैट्स कॉल्ड FPO। FPO के दो फुल फॉर्म होते हैं, फर्दर या फिर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ठीक है, तो पब्लिक इशू, तो पहला टाइप ऑफ इशू जो हम सीख रहे हैं वो दैट इज पब्लिक इशू। पब्लिक इशू अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जबान में बोलूं तो इट इज एन ओपन ऑफर। ठीक है, मतलब जनरल ऑफर सबके लिए, दैट इज कॉल्ड पब्लिक इशू। सो पब्लिक इशू का मतलब क्या होता है? सर एक कंपनी है जो अपना सिक्योरिटीज इशू करना चाहता है, चाहे शेयर हो चाहे डिवेंचर हो, वो सबके लिए इशू कर रहा है। इट्स अ जनरल ऑफर, एनी पर्सन कैन अप्लाई फॉर द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, सो दैट्स अ पब्लिक ऑफर। सो पब्लिक ऑफर आर ऑफ टू टाइप्स, IPO एंड FPO। इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे एक होता है ऑफर फॉर सेल जो प्रमोटर्स द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा यहां पर नहीं कर रहे हैं। सेकंड होता है सर PP। PP का मतलब होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है? हम इस लाइक स्पेशल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर। ओके, इट्स लाइक अ स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर का मतलब है कि यहाँ पर ये ऑफर सारी जनता के लिए अवेलेबल नहीं है। कंपनी विल अप्रोच बिग इन्वेस्टर्स। ठीक है, कंपनी खुद अप्रोच करेगी, कंपनी बिग इन्वेस्टर्स के पास जाएगी और उनको ऑफर देगी कि आप हमारा शेयर्स खरीदना चाहते हो क्या। बिग इन्वेस्टर्स के पास एक ही बार में जाके उनको ऑफर करती है। तो ये पब्लिक के लिए ओपन नहीं होता है, ये सबके लिए ओपन नहीं होता है। बिग इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो इसमें रुपया लगाते हैं। ठीक है, दैट्स कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट। ये भी नाम तुमको आज सुनने को मिलेगा। तो ये पहला कॉन्सेप्ट तुम्हारे साथ डिस्कस किया मैंने, टाइप्स ऑफ इशू। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इशू, पब्लिक इशू या पब्लिक ऑफर विच इज कि आप सबको न्योता दे रहे हो, जनरल ऑफर, और दूसरा होता है प्राइवेट प्लेसमेंट विच इज अ स्पेसिफिक ऑफर, जहां कंपनी बिग इन्वेस्टर्स को अप्रोच करके उनको बोलती है कि आप हमारा सिक्योरिटीज खरीदोगे क्या, तो वो खरीदते हैं पैसा देके। ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। ये बहुत ज़रूरी है तुम सबके लिए जानना, बिकॉज क्या होता है, अभी मैंने ऊपर पब्लिक इशू बोला और पब्लिक वर्ड का मतलब सबको समझ लेते हैं आम जनता। यहाँ पब्लिक वर्ड का मतलब आम जनता है ही नहीं। पब्लिक वर्ड का मतलब पहले आप समझ लो। ठीक है, स्टार पब्लिक, पब्लिक का यहां मतलब है एनी वन अदर देन प्रमोटर्स। प्रमोटर्स का मतलब क्या होता है? कंपनी के जो मेन कंट्रोलर लोग होते हैं, जो मेन मालिक होते हैं, जो मेन फाउंडर होते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रमोटर। प्रमोटर जिसने कंपनी की शुरुआत की। ऐसा हालांकि डेफिनेशन वाइज जरूरी नहीं कि प्रमोटर हमेशा वही हो जो कंपनी को शुरू करे। आज के दिन डेफिनेशन वाइज अगर बात करें तो प्रमोटर का असली मतलब है वन हु कंट्रोल्स द कंपनी, जिसके पास कंपनी का कंट्रोलिंग पावर आ जाता है, चाहे मैनेजमेंट के थ्रू आ जाए, चाहे उसकी शेयर होल्डिंग की वजह से आ जाए। तो प्रमोटर्स हैव कंट्रोलिंग स्टेक इन द कंपनी, वो डे टू डे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। प्रमोटर को छोड़ के जो भी है, वो मनुष्य है या नॉट मनुष्य, मतलब बैंक है, इंस्टीट्यूशंस है, कुछ भी है, ऑल ऑफ देम आर पब्लिक। ठीक है, एनी वन के अंदर सर इंसान भी आते हैं और ये क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं। एनी वन में इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं। मैं इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने थोड़ा बिल्डिंग ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो एनी वन में ही शी भी है और इट भी है। इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, इन्वेस्टर जो पैसा लगाएंगे, वो इंसान भी हो सकते हैं और नॉट इंसान भी हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? ये देखो, इनको हम लोग बोलते हैं, जो इंसान होते हैं, इंसानों को इन्होंने एक जबान दे रखी है, उसका नाम है इंडिविजुअल इन्वेस्टर।
वी कॉल देम इंडिविजुअल इन्वेस्टर, मतलब इंसान, जैसे मैं इंडिविजुअल हूँ। इनकम टैक्स में तो तुमने सुना ही होगा, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ पर्सन्स, द फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल, यू मी वी आर इंडिविजुअल। और ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं जो इन्वेस्टर होती हैं, जैसे सर एग्जांपल दो, बैंक्स। अरे बैंक जो है उनके पास मतलब अरबों का फंड है, तो वो लोग सारा का सारा पैसा लोन पे थोड़ा चढ़ा देते हैं, बिकॉज लोन देने के लिए अच्छा बोरोवर भी तो मिलना चाहिए ना, ताकि एनपीए नहीं हो जाए। तो बैंक्स के पास जो सरप्लस मनी होता है वो कहाँ लगाते हैं? स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। बैंक भी हमारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज के पास आप जबरदस्त पैसा जमा करते हो, कुछ आपको रिस्क कवरेज भी देते हैं, कुछ वो लोग आपके पैसे को, प्रीमियम को इन्वेस्ट करके रिटर्न्स भी जनरेट करते हैं, तो वो भी शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं। तीसरा नाम तुम सब ने सुना है, म्यूचुअल फंड्स। ये नाम सुना है ना, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स में ही बहुत हैवी अमाउंट स्टॉक मार्केट में लगाता है। म्यूचुअल फंड जैसे और भी हैं, AIF का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ये भी एक तरह से आप समझो म्यूचुअल फंड है, पर ये बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड होता है। ये हम जैसे आम आदमी लोग के लिए नहीं होता। इसमें AIF में पैसा लगाते हैं अरबपति लोग। हम और तुम, हम लोग नॉर्मल पीपल, हम लोग क्या करते हैं? म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं। जो एकदम अरब खरबपति होता है ना, वो पैसा लगाते हैं AIF में, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। फिर होता है VCF, वेंचर कैपिटल फंड्स। वेंचर कैपिटल फंड्स भी वही कॉन्सेप्ट है, पूलिंग ऑफ मनी, मतलब अलग अलग लोगों से पैसा लिया और किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया, किसी नए बिजनेस वेंचर में इन्वेस्ट कर दिया जिसमें उन्हें बहुत पोटेंशियल दिख रहा है ग्रोथ का, तो उसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल फंड। तो ऐसे ना बहुत सारे हैं। तो अभी आप पहले तो समझो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। पब्लिक का मतलब क्या समझ में आता है? सर पब्लिक का मतलब यहाँ पे आम जनता नहीं है, पब्लिक का मतलब है एनीबडी, एनीवन, एनी इंस्टीट्यूशन, एनी ऑर्गेनाइजेशन अदर देन प्रमोटर। प्रमोटर को छोड़ के जो भी है वो सब के सब क्या है? पब्लिक है। प्रमोटर को छोड़ के जो भी है वो सब के सब क्या है? पब्लिक है। अब सर एनीवन में कौन कौन आएगा? सर इंसान भी आएंगे, बिल्डिंग भी आएगी। इंसान को बोलते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर, और ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस, इनको बोलते हैं इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, जैसे इंसान को बोलते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर, वो बिल्डिंग वगैरह को क्या बोलते हैं? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इंस्टीट्यूशंस हैं जो भारी मात्रा में पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर इन्फ्यूज करते हैं। गिव अस एग्जांपल्स, दे आर रिटन देयर, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। ये बहुत भारी मात्रा में पैसा लगाते हैं। ठीक है, इन्हीं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को एक और नाम दिया जाता है, इन्हें कहा जाता है QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। इसको आजकल QB भी बोला जाता है, क्वालिफाइड बायर, ये भी नाम से जाना जाता है। तो इन्हें कहा जाता है QB या QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर या क्वालिफाइड बायर्स। तो अभी आप समझ रहे हो स्टॉक मार्केट में आम जनता का पैसा बहुत कम लगा हुआ है। स्टॉक मार्केट में मेरे तुम्हारे जैसे जो हम लोग आम आदमी, हमारा पैसा बहुत ही कम लगा हुआ है, बहुत कम। मेजर पैसा किसका लगा हुआ है? इन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है, अरबों का फंड्स है। तुम कोई भी बड़ा स्कैम सुनते हो तो वो बिना बैंक के प्रेजेंस के हो ही नहीं सकता। तुम कोई भी बड़ा स्कैम स्टॉक मार्केट उठा लो, वहाँ पे तुमको बैंक्स मिलेंगे, बिकॉज आम जनता का पैसा इज वेरी लिटिल। और स्टॉक मार्केट में मेजर लिक्विडिटी कौन इन्फ्यूज करता है? यही बैंक्स। इनके पास तो पैसा ही एकदम पड़ा हुआ है सारा। ठीक है, तो अभी तुमको समझ में टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स कितने हैं? ओके, अब मैं इसको टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स को थोड़ा कैटेगोरिकली तुमको बता रहा हूँ, देखते जाओ। ठीक है, इशू। एक कंपनी है, सपोज वो 1000 करोड़ का इशू ला रही है। एक कंपनी है जो सपोज 1000 करोड़ रुपए का इशू ला रही है, IPO ला रही है। तो उसमें कितने लोग इन्वेस्ट करेंगे? ये 3 भाग में डिवाइडेड है। सबसे पहले है PC, फिर है रिजर्वेशन, और फिर है NOTP। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तुम देख रहे हो कि अभी ये जितना भी चीज़ तुम्हारे साथ डिस्कस किया, यहाँ पे स्टूडेंट बहुत भयंकर अटकता है। वो पढ़ना चालू करता है, वो अटक जाता है, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। तो इसलिए मैं तुमको पहले बता दिया हूँ। जैसे कई जन को यही समझ में नहीं आता, सर IPO बाय अनलिस्टेड कंपनी क्यों लिखा हुआ है? अनलिस्टेड है तो हम IPO कैसे लाएंगे? अरे अनलिस्टेड कंपनी जब लिस्टेड होने के प्रोसेस में होती है तभी वो IPO लेके आती है। दैट टाइम इट इज नोन एज IPO बाय अनलिस्टेड कंपनी। उन्हें एक्चुअली स्टॉक एक्सचेंज कोई भी कंपनी को जब अप्रूवल देता है ना, तो 2 तरीके से अप्रूवल देता है। ठीक है, जैसे मान लो एक अनलिस्टेड कंपनी है, वो स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएगी, भैया हमको लिस्टिंग कराना है। तो स्टॉक एक्सचेंज बोलता है देखो मैं तुमको 2 स्टेज
स्टेजेस में अप्रूवल दूंगा। मैं तुमको अगर ऊपर ऊपर से सब सही लग रहा है तो आई विल गिव यू फर्स्ट अप्रूवल, दैट फर्स्ट अप्रूवल इज कॉल्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल। क्या बोलते हैं उसको? इन प्रिंसिपल अप्रूवल, ठीक है। और फिर जब अब आप शेयर इशू करो, अगर आपका आईपीओ सक्सेसफुल हो गया, सब कुछ हो गया, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% मीट हो गया, तब मैं आपको दे दूंगा अपना फाइनल अप्रूवल, सेकंड स्टेज फाइनल अप्रूवल। तो भैया जब तक फाइनल अप्रूवल नहीं मिल जाता ना, उस कंपनी को अनलिस्टेड कंपनी ही बोला जाता है। तो अनलिस्टेड कंपनी एक्चुअली वो होती है जिसको स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टिंग के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका होता है, ठीक है। फिर ये प्राइवेट प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आ रहा है क्या होता है। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स तुमको पता चला, पब्लिक मतलब क्या, एनीवन अदर देन प्रमोटर इज पब्लिक। फिर इन्वेस्टर्स में डिफरेंट कैटेगरीज तुम्हारे से डिस्कस किए। अब ये डिस्कस कर रहा हूँ, कोई भी इशू आता है तो वो 3 टुकड़ों में डिवाइडेड रहता है। ओके, कंटिन्यू करते हैं। इशू साइज, जब एक कंपनी पब्लिक इशू ला रही 1000 करोड़ का, तो कौन कौन पैसा लगाएगा? सबसे पहला होता है पीसी। पीसी स्टैंड्स फॉर प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। प्रमोटर वही ना जिनका कंपनी में कंट्रोलिंग चलता है। कंट्रोलिंग का मतलब 51% जरूरी नहीं, कंट्रोलिंग कम से भी आ सकता है अगर वो पर्सन मैनेजरियल पोजीशन पे है तो उनको कहते हैं प्रमोटर्स। प्रमोटर्स तकरीबन 20% कंट्रीब्यूट करेंगे। सेबी का नियम है 20%, कुछ कुछ जगह 20% छोड़ भी रखा है, वेव कर रखा है, पर मैक्सिमम 20% है, मतलब मिनिमम 20% है। फिर आता है रेजर्वेशन। रेजर्वेशन में क्या होता है? कंपनी एम्प्लॉइज के लिए, ठीक है, ईसॉप की बात नहीं कर रहा हूं, ईसॉप नहीं है ये, ठीक है। कंपनी एम्प्लॉइज के लिए, अपने अदर रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए। कंपनी में और भी तो पहले से कुछ शेयर होल्डर्स होंगे, या कंपनी के ग्रुप कंपनीज के शेयर होल्डर्स होंगे, उनको रिटेल शेयर होल्डर्स छोटे छोटे, उनके लिए कुछ रिजर्वेशन रखता है कि आप लोग भी आओ तो खरीद सकते हो। ये 0 से 20% होता है। रिजर्वेशन का पर्पस क्या होता है कि छोटे छोटे इन्वेस्टर्स जिनका ज़्यादा बड़ा साइज नहीं, जिनका इन्वेस्टमेंट आप समझ लो 2 लाख रुपए तक का है, बस 2 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट, जिसको बहुत ही स्मॉल माना जाता है, उनको हम लोग बोलते हैं रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर का मतलब होता है एकदम छोटा इन्वेस्टर, एकदम छोटा इन्वेस्टर। रिटेल, रिटेल वर्ड का मतलब समझो, आज अगर तुम दुकान में जाके घर के लिए ग्रॉसरी खरीदते हो तो थोड़े थोड़े क्वांटिटी में खरीदते हो ना, जो तुम्हारे घर में लगेगा, यू आर अ वेरी स्मॉल बायर। वैसे ही ये लोग एक नाम दे रखे हैं रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर बहुत फेमस वर्ड है, हिंदी में बोलते हैं खुदरा निवेशक, ठीक है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स लोग वो होते हैं जो एक बारी में आपसे सिर्फ 2 लाख तक का ही शेयर्स खरीदेंगे। 2 लाख फेस वैल्यू भी नहीं, 2 लाख मार्केट प्राइस, उससे ज़्यादा का नहीं खरीदेंगे। तो कंपनी की जो ग्रुप कंपनीज हैं उनमें भी तो छोटे छोटे शेयर होल्डर्स होंगे, एम्प्लॉयज़ वगैरह, उनके लिए रिजर्व करती है कि आपके लिए अलग से मैंने एक रिजर्वेशन कर रखा है। यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भड़का नहीं होता, यहाँ प्रो रेटा नहीं होता। प्रो रेटा समझते हो ना? प्रो रेटा स्कूल में पढ़ा होगा कि आईपीओ 1000 करोड़ का आया लेकिन 10,000 करोड़ का एप्लीकेशन आ गया तो सबको 1:10 देंगे, दैट्स प्रो रेटा। तो क्या होता है, रिजर्वेशन कोटा में भीड़ कम होती है, तो यहाँ पे प्रो रेटा के चांसेस कम है। अगर वो एम्प्लॉय 2 लाख रुपया का खरीदना चाहता है तो उसको 2 लाख का मिल भी जाएगा, उसको 20,000 का मिलेगा, ऐसा नहीं है। समझ लो बात को तुम, ठीक है। ये ईसॉप नहीं है, दैट इज रिजर्वेशन। अब सबसे बड़ा कैटेगरी होता है, सबसे बाप लेवल का कैटेगरी होता है ये NOTP, नेट ऑफर टू पब्लिक। यही तो फेमस है और यही नाम बार बार आएगा अंदर अभी, नेट ऑफर टू पब्लिक। तो नेट ऑफर टू पब्लिक का मतलब क्या है कि इशू साइज में पब्लिक मतलब प्रमोटर्स को छोड़ के वगैरह जो भी है उनसे कितना आ रहा है, ये अप्रॉक्सीमेटली 60 से 80% होगा। अगर कंपनी ने रिजर्वेशन नहीं रखा है तब तो सीधा 80% चला जाएगा। ये पब्लिक वर्ड का मतलब आप सीधा समझो प्रमोटरों को छोड़ के जो भी है वो पब्लिक। तो ये सबसे बड़ा कैटेगरी है नेट ऑफर टू पब्लिक, और यही बहुत डिटेल में आगे आने वाला है। नेट ऑफर टू पब्लिक के अंदर 3 प्रकार के इन्वेस्टर होते हैं। नेट ऑफर टू पब्लिक में 3 प्रकार के इन्वेस्टर होते हैं। एक होता है QIBs, जैसा कि मैंने बोला सबसे मेजर कैटेगरी है QIB। QIB का फुल फॉर्म क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, वो लोग पैसा लगाते हैं, वो बहुत भारी मात्रा में लगाते हैं। दूसरा होता है NII, तीसरा होता है RII। RII अभी तुमको बताया मैंने, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, मतलब छोटे इन्वेस्टर्स जो 2-2 लाख रुपए तक का एप्लीकेशन डालेंगे, उनको बोलते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल है और मनुष्य भी है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 2 lakhs, ये हुआ रिटेल इन्वेस्टर। ये NII होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल
इन्वेस्टर, ये भी बड़े इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं, परंतु ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नहीं है, जैसे बैंक्स वगैरह नहीं है। तो सर इसमें कौन आएगा? इसमें आएगा सर HNI। HNI मतलब होता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, बहुत पैसे वाला व्यक्ति है जिसकी नेटवर्थ 4-5 हज़ार करोड़ रुपए की होती है, उसको बोलते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। ठीक है, जो एक बार में बहुत भारी अमाउंट इन्वेस्ट करता है। अब मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ, सलमान खान फॉर एग्जांपल, ही हैज़ अ नेटवर्थ ऑफ इन थाउजेंड्स ऑफ करोड्स। ठीक है, क्या आपको लगता है कोई कंपनी, मतलब ऑब्वियसली सलमान खान इज नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट IPO ऑन बिग बॉस, ओके, बट उनका भी तो पोर्टफोलियो कोई ना कोई मैनेज करता होगा, ही हैज सो मच ऑफ फंड्स एंड प्रॉपर्टी। तो एक सलमान खान जैसा व्यक्ति अगर वो किसी कंपनी के पब्लिक इशू में पैसा लगाएगा, तो क्या आपको लगता है वो 2 लाख रुपए का एप्लीकेशन डालेंगे जाके, जो कि उनके लिए कुछ भी नहीं है? तो वो डालेंगे एप्लीकेशन करोड़ों का। तो ही डज नॉट फॉल इन रिटेल कैटेगरी ऑल्सो, ही डज नॉट फॉल इन QIB कैटेगरी ऑल्सो। तो वो किस कैटेगरी में आएंगे? वो बीच की कैटेगरी में आएंगे, NII, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, और एग्जाम्पल दे देता हूँ तुमको, कॉर्पोरेट्स। क्या एक कंपनी दूसरे कंपनी का शेयर खरीद सकता है? हाँ, अरे एक कंपनी भी तो दूसरे कंपनी का शेयर खरीद सकता है, पर क्या वो कंपनी QIB है? नहीं। क्या वो रिटेल इन्वेस्टर? नहीं। तो क्या है वो? NII। तो ये अभी आप देख लो, ये डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट। इशू साइज, कोई भी कंपनी जब इशू लाती है तो वो 3 टुकड़ों में बटा हुआ होता है। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन 20%, रिजर्वेशन फॉर एम्प्लॉइज एंड रिटेल शेयरहोल्डर्स हो भी सकता है, नहीं भी, 0 to 20%, एंड देन NOTP, नेट ऑफर टू पब्लिक, ये सबसे बड़ा कैटेगरी है। आप आगे जब अपने मूव करेंगे ना, तो अपने को ये नेट ऑफर टू पब्लिक वर्ड बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो उस वक्त चौंकना मत कि सर ये क्या आ गया। NOTP इज अ पार्ट ऑफ इशू साइज, ओके, ये सबसे बड़ा पोर्शन है। NOTP तकरीबन 60 से 80% तक होता है। NOTP में किस किस को शेयर्स दिया जाता है? QIBs, बैंक्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी वगैरह। सेकंड NII, NII मतलब बहुत पैसे वाले लोग या फिर कंपनीज। और थर्ड है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, जो 2-2 लाख रुपए तक का खरीदते हैं। ये फंड है अपना। यहाँ तक अपने को क्लियर है ना? ठीक है, मैंने अभी तक तुम्हारे साथ 3 तरह के बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। एक है ये टाइप्स ऑफ इशू, एक डिस्कस किया ये तुम्हारे साथ टाइप्स ऑफ इशू, ठीक है। दूसरा डिस्कस किया टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, तीसरा ये डिस्कस किया इशू साइज। बहुत ही सॉलिड कॉन्सेप्ट्स है, एकदम लिखते चलो, करते चलो, और भी बताऊंगा चीज़ें, ठीक है। ये सब चीज़ें सुन लोगे ना तो अंदर में जाओगे तो एकदम मक्खन लगेगा, फिर हार्ड नहीं होगा, अटकोगे भी नहीं। करेक्ट है ना बात अपनी? अभी तुमको एक चीज़ और बताता हूँ। बहुत देर से मैं तुम्हारे साथ बातचीत कर लिया क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के बारे में, मतलब बैंक्स वगैरह के बारे में। यू हैव टू अंडरस्टैंड that who has got huge amount of liquid money on a sustainable continuous basis? banks। मेरे तुम्हारे पास कभी नहीं हो सकता, जीवन में नहीं हो सकता। बैंक्स के पास रुपए का जो फ्लो है, आता है जाता है, आता है जाता है, इनफ्लो, वो हैवी होता है, ह्यूज। तो वो लोग स्टॉक मार्केट में रुपया लगाते हैं, अलाउड है, ये मत बोलो सर उनको अलाउड नहीं, उनको बिल्कुल अलाउड है, वो लोग लगाते हैं। पर उनको जो भी नुकसान होगा या रिस्क होगा वो अपने डिपॉजिटर्स को पास नहीं करेंगे, पर वो लगाते हैं, नहीं तो कहाँ लगाएगा पैसा फिर। अब आप समझो, मैंने ये शुरू में डिस्कस किया था पब्लिक इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट। एक बहुत बड़ा बैंक है या म्यूचुअल फंड है, एक बहुत बड़ा बैंक है या म्यूचुअल फंड है। मैं एक्स लिमिटेड हूँ, आई एम अ कंपनी, माय नेम इज एक्स लिमिटेड, मैं पब्लिक इशू करना चाहता हूँ, ठीक है। जो भी बैंक या म्यूचुअल फंड जो है वो दोनों तरीके फॉलो कर सकता है। अगर कंपनी पब्लिक इशू लेके आ रही है, IPO, FPO, तो उसमें भी बैंक म्यूचुअल फंड वाले आके खरीद सकते हैं, एक। या फिर दूसरा तरीका प्राइवेट प्लेसमेंट, जैसे मैं एक कंपनी हूँ एक्स लिमिटेड, मैं पब्लिक इशू नहीं करना चाहता, आई डोंट वांट टू गो फॉर पब्लिक इशू। पब्लिक इशू में बहुत सारे तामझाम होते हैं, कंप्लायंसेस होते हैं, मार्केट प्राइस का बहुत ऊपर नीचे मूवमेंट होता है, एंड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आते हैं। मैं सिंपली पैसा चाहिए प्रोजेक्ट में लगाने के लिए। तो कंपनी ने बोला यार मैं क्यों बैठ के पब्लिक इशू का ड्रामा करूँ, इससे बढ़िया मैं क्या करता हूँ, मैं सेलेक्टेड बिग इन्वेस्टर्स को अप्रोच करता हूँ। सेलेक्टेड बिग इन्वेस्टर, वहाँ पे जो बिग इन्वेस्टर है ना, कौन है बिग इन्वेस्टर? QIB वगैरह, उनको QIB को करता हूँ, NII को करता हूँ, मैं वेंचर कैपिटल फंड, म्यूचुअल फंड, इन लोग को अप्रोच करता हूँ और बोलता हूँ कि एक ही साथ में मेरे को 500 करोड़ रुपया दे दो, तो वो तो देते हैं। बैंक या म्यूचुअल फंड वाला अगर खरीदेगा तो वो मतलब 2-4 लाख रुपया खरीदेगा क्या, वो तो हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में बाई करेंगे, तो एक ही बार कंपनी को मोटा फंड आ जाता है। इट इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट बिकॉज इट वॉज नॉट पब्लिक इशू। पब्लिक इशू नहीं है, पब्लिक इशू का उल्टा प्राइवेट।
प्राइवेट इशू एक तरह का ही है, ठीक है, जहाँ उनको शेयर्स मिले और फिर पैसा आ गया। इसमें कोई भी चोरी वाली काम नहीं है, ये एकदम ओपन में होता है, खुले चौड़े में होता है, इसमें कुछ भी छुपाने वाला चीज़ नहीं है। तो अब तुम समझो, अब तुम थोड़ा और समझ पा रहे होगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इशू, पब्लिक इशू, प्राइवेट इशू। प्राइवेट इशू को अपने बोलते हैं पीपी, प्राइवेट प्लेसमेंट। पब्लिक का मतलब एनीबडी अदर देन प्रमोटर, प्रमोटर को छोड़ के जो भी है सब पब्लिक है, ठीक है। पब्लिक में ये बैंक वगैरह ये लोग भी पब्लिक ही माना जाएगा, जो प्रमोटर नहीं है वो पब्लिक। पब्लिक का मतलब यह इंसान नहीं जाके वोट देगा। इशू साइज 3 टुकड़ों में बटा हुआ होता है, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन 20%, फिर रिजर्वेशन और फिर एनओटीपी, नेट ऑफर टू पब्लिक। अब नया चीज सुनो, सेबी पढ़ रहे हैं, आईपीओ पढ़ रहे हैं और स्टॉक एक्सचेंज की बात नहीं हो, ये तो संभव ही नहीं है। ये मेरा सेबी रेगुलेशंस का जो नोट्स है, इसके टॉप में मैंने क्या लिखा कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, ये किस चीज़ के बारे में। ओके, कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो मैंने जो डिस्कस करा था सेबी आईसीडी रेगुलेशन, ये किस चीज़ के बारे में। इट इज़ अबाउट इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स वॉट एवर, आईपीओ एफपीओ, प्राइवेट प्लेसमेंट। अभी आप नाम पढ़ो क्या है, सेबी, येलो कलर में नाम देखो, सेबी, इशू ऑफ कैपिटल, इशू ऑफ कैपिटल। कैपिटल इशू सर कितने तरीके से होता है, सर 2 तरीके से होता है, नीचे जाओ, 2 तरीके से होता है, पब्लिक इशू आईपीओ एफपीओ या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट। एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, जब भी इशू होगा, चाहे वो प्राइवेट प्लेसमेंट हो चाहे पब्लिक इशू हो, कंपनी को एक डॉक्यूमेंट बांटना पड़ता है। अगर पब्लिक इशू है तो कंपनी बांटती है प्रॉस्पेक्टस, और अगर प्राइवेट प्लेसमेंट है तो उसमें कंपनी एक ऑफर लेटर देती है। प्रॉस्पेक्टस हो या ऑफर लेटर हो, कंपनी को उसमें सारी बातें ओपनली एकदम डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, एक एक चीज डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, दैट्स कॉल्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। तो अभी नाम का शॉर्ट करो ICDR, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, ICDR, सेबी ICDR रेगुलेशन 2018, ठीक है। ये क्लियर हुआ अभी। अब यार हम लोग इशू ऑफ कैपिटल की बात कर रहे हैं और स्टॉक एक्सचेंज की बात नहीं हुई तो हो ही नहीं सकता, वी नीड स्टॉक एक्सचेंज। अब मैं तुमको स्टॉक एक्सचेंज के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये भी तुम नहीं सुने होगे, सुन लो, अच्छा रहेगा, काम आने वाला है अभी थोड़ी देर में ही। स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, भारत के 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, NSE, BSE। सबसे ज़्यादा फेमस और बड़ा है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ NSE। एक बार हम लोग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ही एग्जांपल लेके चलते हैं, है ना, इधर उधर नहीं भटकेंगे। ये चीज़ तुम नहीं जानते थे जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। मैं सिर्फ एक बार अपने माथे में सिर्फ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रखो। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट, इट्स अ मार्केट, इट्स नॉट लाइक अ फिजिकल मार्केट। किसी ज़माने में वो फिजिकल मार्केट होता था जहाँ लोग एक साथ खड़े होकर चिल्ला चिल्ला के भाव वगैरह डिसाइड करके बाई सेल करते थे, दैट वाज नोन एज पब्लिक आउटक्राई मेथड। नाउ वो सब नहीं है, अभी सब ऑनलाइन ट्रेडिंग है। क्या है, ऑनलाइन ट्रेडिंग है। आपको शेयर्स भी आपको फिजिकली नहीं मिलेंगे, शेयर्स भी आपको आपके डीमैट अकाउंट में मिलेंगे। तो व्हाट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इट्स अ मार्केट। अब बेटर वर्ड बोलूं तो इट्स अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, इट्स अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जहां पे लोग आके ट्रेडिंग कर सकें, बाय एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, बाय एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, दैट्स कॉल्ड ट्रेडिंग। ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग करने के लिए आपको ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वेयर बायर्स एंड सेलर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स आर देयर एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन सिक्योरिटीज, बहुत सारे होते हैं, उनको बाई सेल करते हैं, कोई शॉर्ट टर्म के लिए, कोई लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए जब करते हैं तो उसको स्पेक्यूलेशन बोला जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो उसको इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। तो ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। पर एक चौंकाने वाली बात यह कि इनमें 3 प्रकार के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है मेन बोर्ड, ठीक है, मेन बोर्ड यही असली है, यही सबसे मतलब प्रसिद्ध है, मेन बोर्ड यही सबसे इंपॉर्टेंट है। मेन बोर्ड मतलब हम लोग जब किसी भी कंपनी को, एक आम आदमी बोलता है ना, अरे भाई फलानी कंपनी तो लिस्टेड कंपनी है, तो उसका मतलब वही होता है कि वो स्टॉक एक्सचेंज के मेन बोर्ड पर लिस्टेड है। अभी तुम बोलो रिलायंस, टाटा, ITC, जो नाम आएगा तुम्हारे दिमाग में सबका सब मेन बोर्ड पे लिस्टेड है। तो ये तो पता ही था। इसके अलावा क्या लिखा मैंने, SME
प्लेटफॉर्म, एसएमई का फुल फॉर्म स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। हाँ, ये एक ज़बरदस्त चीज़ है। छोटे बिजनेस कंपनीज जो होते हैं उनको भी एक मौका मिलता है लिस्टिंग करने का, जो बहुत बड़ी नहीं है, वो भी चाहे तो शेयर मार्केट में अपने आप को लिस्ट करा के ट्रेडिंग करवा सकते हैं, उनको एक एक्स्ट्रा मौका मिल रहा है। तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देने के लिए अलग से एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, एसएमई प्लेटफॉर्म अलग से एक बनाया गया है उनके लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए उनको, कि आप लोग यहाँ पे भी लिस्टेड हो सकते हो। इसमें छोटी कंपनियां लिस्टेड होती हैं। अब ये तो था ही, इसके अलावा एक और है नया, आईटीपी। ये एक नया कैटेगरी आया, ये एक और भयंकर है, तीसरा वाला, ठीक है। तीसरे वाले को ना पहले बोला जाता था आईटीपी, ये पुराना नाम है, ओल्ड नेम। किताबों में अभी तक यही मिलेगा तुमको बुक्स के अंदर, इसीलिए मैं ये भी लिख दिया। तुम अपने घर में किताब पढ़ोगे, बुक्स मिलोगे, उसमें यही नाम लिखा हुआ मिलेगा, आईटीपी, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एक क्लोज्ड प्लेटफॉर्म हुआ करता था जहां पे आम आदमी जा ही नहीं सकता खरीदने के लिए। ये वाला मार्केट सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स के लिए होता था। यहाँ पे कौन आके बाई सेल करते थे? QIB। इस मार्केट में कौन खेलता था सर? ये मार्केट जो था ना सर, ये क्लब था, ये मार्केट नहीं, एक क्लब है। क्लब मतलब जिसमें खाली बड़े एक्सक्लूसिव इन्वेस्टर्स आ सकते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग, लाल रंग को पढ़ो एक बार, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, इसका मतलब ही क्या है कि इस प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग कौन करेगा? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब QIBs। तो वो लोग ही इसमें बाई सेल करते थे। अभी इन्होंने इसका नाम बदल दिया, द लेटेस्ट नेम इज इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। आई वॉन्टेड यू टू नो बोथ द न्यू नेम एंड द ओल्ड नेम बिकॉज यू नेवर नो कि एग्जाम में क्या आएगा, तो इसलिए दोनों नाम जान के रखो। पुराना नाम क्या है सर? रेड कलर वाला। नया नाम क्या है? ब्लू कलर वाला, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। ये बना है बेसिकली टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी, स्टार्टअप कंपनीज है, उन सब के लिए बना है। अभी मार्केट चेंज हो गया है, ठीक है, और काफ़ी समय से ही चेंज हो रहा था, और अब तो और बवाल चेंज हो गया है। 2020 विल बी रिमेंबर्ड एज अ कोरोना ईयर। वो ये एक लाइफ का मतलब, इट्स लाइक अ वर्ल्ड वॉर 3, और ये स्कोप में तो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 से भी ज़्यादा बड़ा है, बिकॉज यहाँ पे तो हर देश इन्वॉल्व हो गया, कोई देश बचा ही नहीं है। तो 2020 की वजह से क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा लाइफ स्टाइल, बिजनेस, सब कुछ चेंज हो गया है। अभी ऑनलाइन में सारा मूवमेंट आ गया है, एप्स बेस्ड काम होने लग गया है। तो डेफिनेट सी बात है कि टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू ग्रो, बहुत आगे मूव करने वाला है स्पीड से। तो टेक्नोलॉजी वाली जितनी भी कंपनियां हैं उनके लिए अलग से एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाने का गवर्नमेंट ने सोचा, एंड दे नेम्ड इट इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म। नाम से समझ में आ रहा है, इनोवेटर का मतलब क्या? टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी जो नया नया इनोवेशन लाती है, उनके ग्रोथ के लिए अलग से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया है। अपने सिलेबस में इस हरे वाले के ऊपर बहुत चर्चा है। 10 पेज के नोट्स में अराउंड 3 पेजेस आर डेडिकेटेड टू दैट ओनली। ओके, सो अभी देख लो फिर से, ये मेरा तुम्हारे साथ आखिरी बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके बाद अपने नोट्स में मूव कर जाएंगे। स्टॉक एक्सचेंज में कितने तरह के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं? नंबर 1 जो सबसे फेमस, सबसे इंपॉर्टेंट, मेन बोर्ड, ठीक है। सेकंड, एसएमई प्लेटफॉर्म जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए बना है। एंड थर्ड, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म जो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज के लिए बना है, जिसका पुराना नाम था इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये काफ़ी सारे बेसिक कंसेप्ट अभी अपने डिस्कस कर लिए। अभी आई डोंट थिंक तुमको कोई लफड़ा आएगा। एक बार फिर से ये देख लो, पब्लिक इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, इशू साइज 3 भाग में डिवाइडेड है। उधर क्या लिखा है? नेट ऑफर टू पब्लिक, NOTP। और फिर ये स्टॉक एक्सचेंज में 3 प्लेटफॉर्म्स। वी कम टू दिस वन नाउ। ये आ गया चैप्टर, ये अपना 10 पेज का नोट्स है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, वो लास्ट की जो 3 पेजेस हैं, 7, 8, 9, 10, दैट इज टोटली इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग। ये देखो, ये पेज नंबर 8 होगा शायद, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रेगुलेशन 282 ऑनवर्ड्स, नाउ नोन एज इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। तो अभी इसका नया नाम ये है, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, ठीक है। सेबी ICDR रेगुलेशंस इज अ रेगुलेशंस, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर नहीं होते, यहाँ
रेगुलेशन नंबर होता है। जैसे कानून पढ़ते हो तो अपने बोलते हैं ना सेक्शन नंबर ये, सेक्शन नंबर वो, यहाँ होता है रेगुलेशन नंबर, बिकॉज मैं रेगुलेशंस पढ़ा रहा हूँ ना। तो आईटीपी का नया नाम है इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। तो जो अभी मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किया वो यहाँ मैंने ब्लू कलर में लिख के डाल भी दिया अलग से, कि तुम कल को भूल गए, अरे सर इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म भूल गया, अरे ये रहा यार लिखा हुआ है तेरे पास, देख अंडरलाइन पढ़ना। एन इशूअर, अंडरलाइन को ये रहा जहाँ मेरी, आई एम पॉइंटिंग इट आउट, एन इशूअर विच इज इंटेंसिव इन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब वही एप्स, intellectual property, data analytics, biotech, nanotech to provide product services etc. उनके लिए स्पेशली बनाया गया है ये IGP, इंस्टीट्यूशनल इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, जिसका पुराना नाम था ITP, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये मेन बोर्ड से काट के अलग से निकाला गया है। तो मेन बोर्ड, SME और इनोवेटर्स प्लेटफॉर्म। ठीक है ना। तो इसके बाद 3 पेज का लंबा डिस्कशन है, तो और चर्चा बाद में करेंगे अपने। ऊपर आते हैं, इधर ये स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले तो ये बताया गया कि सेबी आईसीडी रेगुलेशन कब आया था, वी नो दैट, हो गया 2018 खत्म बात। अब इस पूरे रेगुलेशंस में क्या क्या चीज़ें कवर्ड होती हैं, सारी हमारे सिलेबस में डेप्थ में नहीं है, खाली नाम है कई जगह है। तो IPO कवर्ड है इसमें, हाँ, राइट्स इशू कवर्ड है। अच्छा, एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, देखो अमेंडमेंट्स बहुत सारे हैं। जो मैंने ये नोट्स तुमको दिया ये एकदम टोटली फुल्ली अमेंडेड लेटेस्ट नोट्स है। बुक्स में जो तुमको मिलेगा ना वो पुराना रहेगा, तो कहीं भी तुमको डिफरेंस दिख रहा है तो समझ लेना कि बुक में पुराना लिखा है, इसमें नया। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी चेष्टा भी की है कि जहाँ भी ऐसा कोई अमेंडमेंट आ गया जो लोगों को पता नहीं, जो किताबों में नहीं है, मैं बगल में लिख देता हूँ कि पहले ऐसा था और आज ऐसा है, ताकि कन्फ्यूजन नहीं रहे। ठीक है। तो राइट्स इशू भी इसमें कवर है, वेयर द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द इशू इज 10 करोड़ और मोर, तो मतलब 10 करोड़ या उसके ऊपर के राइट्स इशू अगर कोई लिस्टेड कंपनी लाती है तो वो भी इसमें कवर्ड है। अमेंडमेंट आया, अभी ये हो चुका है 50 करोड़, अभी कितना हो चुका है 50 करोड़, तो नया लिमिट है 50, पुराना लिमिट है 10। ठीक है। अब सर हम लोग क्या करें एग्जाम में, हम लोग को क्या पता कि हमसे जो पूछा जाएगा वो अमेंडेड है कि नहीं है, हमको क्या करना है। सर आप दोनों लिखो, आप दोनों लिखो, आप बोलो राइट्स इशू ऑफ 10 करोड़ और अबव, फिर आप ब्रैकेट में लिख दो नाउ इट हैज़ बीन अमेंडेड टू 50 करोड़, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है। हाँ, MCQ अगर आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि MCQ में अगर ऑप्शन में वो लोग बोल दिए 10, 20, 50, तब 10 भी है 50 भी, तब मैं क्या करूँगा, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। बट एज फार एज आई थिंक, मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ होगा MCQ में डालेंगे तो वो लोग भी फिगर्स को पूरा वेरीफाई करके डालेंगे। अभी तो किताब में पुराना दुराना चल रहा है। इनफैक्ट बुक्स के अंदर आपको पुराने सेबी ICDR रेगुलेशंस जो थे उसके भी टॉपिक्स मिल जाएंगे जो अब हट चुके हैं नए से, पर अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, वो पढ़ना पड़ेगा, इट्स एन इवोल्यूशनरी स्टेप। होता ये जो मैंने पाया है कि लॉ के अंदर दीज पीपल दे अमेंड कंपनी लॉ, बट जो इनका अदर लॉस वाला पोर्शन होता है ना, वो ये लोग अमेंड उतना जल्दी करते नहीं है, उसमें टाइम लग जाता है। कई बार तो कंपनी लॉ में भी ये लोग कांड ही कर देते हैं। FPO, थर्ड क्या है FPO, चौथा पांचवा एक साथ है। ये देखो चौथा और पांचवा दोनों ही PP है, प्राइवेट प्लेसमेंट। प्रेफरेंशियल इशू भी एक तरह का प्राइवेट प्लेसमेंट होता है। प्रेफरेंशियल इशू का मतलब प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होता है, प्रेफरेंशियल इशू का मतलब वी आर गिविंग प्रेफरेंस टू बिग इन्वेस्टर्स और उनको अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, बिग इन्वेस्टर्स। और 5 नंबर है QIP, ये भी एक तरह का प्राइवेट प्लेसमेंट है, इसमें आप सिर्फ QIB को अप्रोच कर रहे हो। ठीक है। अरे बिग इन्वेस्टर में तो बहुत लोग आते हैं, लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू। बिग प्रेफरेंशियल इशू में कौन कौन आएगा सर, QIB भी आ सकता है, NII भी आ सकता है, कंपनी के डायरेक्टर्स भी आ सकते हैं, कंपनी के प्रमोटर भी आ सकते हैं। क्यों, ये लोग पैसे वाले नहीं है क्या, ये लोग भी तो आ सकते हैं। तो बड़ा इन्वेस्टर कोई भी पैसा वाला, QIB, NII, डायरेक्टर, प्रमोटर, ये लोग सब आएंगे। और जो 5 नंबर आप देख रहे हो उसमें सिर्फ QIB आते हैं। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा एक फर्क है, अदरवाइज ये दोनों के दोनों ही क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट। नेक्स्ट एक 6 नंबर क्या है सर, IDR, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट्स। इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट्स क्या होता है, कोई विदेशी कंपनी है जिसने भारत में शेयर्स इशू करना चाहती है, कोई विदेशी कंपनी है। आई विल गिव यू एग्जांपल, स्टैंडर्ड चार्टर्ड का नाम सुना, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। स्टैंडर्ड चार्टर्ड एक इंग्लैंड बेस्ड, लंदन बेस्ड कंपनी है, उसका पूरा नाम है स्टैंडर्ड चार्टर्ड PLC,
लंदन में जो लिस्टेड कंपनीज होती है उनके लास्ट में PLC लगता है। PLC मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड PLC। तो अब स्टैंडर्ड चार्टर्ड PLC भारत में आके शेयर्स इशू नहीं कर सकता, वो हमारा कानून अलाउ नहीं करता। तो शेयर्स जैसा ही एक दूसरा चीज़ है जो वो इशू करता है, उसे हम कहते हैं IDR, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट्स। तो वो भारत में शेयर्स नहीं इशू करेंगे, क्या इशू करेंगे? IDR, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट। ये टॉपिक भी हमारे इस नोट्स में थोड़ी देर बाद आएगा। ओके, फिर SME, फिर इसके बाद क्या आ गया? SME। 6 और 7 नंबर IDR है, 8 नंबर है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए बताया था ना, SME प्लेटफॉर्म। और फिर ये लास्ट वाला है ITP या फिर IGP, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। उन लोग के लिए भी एक प्लेटफॉर्म आ चुका है। क्लियर है? लास्ट बोनस इशू। बोनस शेयर्स तो हम सब समझते ही हैं, बोनस इशू। तो द चैप्टर कवर्स दीज मेनी टॉपिक्स। क्या सर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि चैप्टर में सेबी रेगुलेशन में क्या क्या टॉपिक कवर नहीं है? ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, पर ये शुरुआत है। इसको सुनने के बहाने तुमको कितनी सारी और चीजें पता चल गई ना, वो भी तो जरूरी है। ये रेगुलेशंस कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है वो दिया हुआ है, तो ये तो याद करने की चीज़ है नहीं। अब आते हैं टॉपिक पे, ठीक है। अब यहाँ से अपना टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ओके, अब एक बड़ा टॉपिक हमारे सामने आ रहा है, जनरल कंडीशंस। अब यहाँ से बड़े बड़े टॉपिक से बड़ा लुक्स देख लो तुम, ठीक है। आराम से धीरे पढ़ेंगे, हो जाएगा, कोई ऐसे हड़बड़ी वाली बात नहीं है। ये फर्स्ट एंड सेकंड पेज को ऑब्जर्व करो, खाली फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट पेज के एंड में टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जनरल कंडीशंस, ठीक है। जनरल कंडीशंस फॉर पब्लिक इशू एंड राइट्स इशू। इसके अंदर आप देखोगे कि देयर आर अराउंड ये 10 पॉइंट्स है, ए से लेकर जे, मतलब होता है 10 पॉइंट्स। ओके, 10 पॉइंट्स। तो अब ये शॉर्ट क्वेश्चन की तरह तो आ नहीं सकता, या आना हुआ तो लॉन्ग क्वेश्चन की तरह ही आएगा कि व्हाट आर द जनरल कंडीशंस फॉर पब्लिक इशू एंड राइट्स इशू। तुम अगर 10 में से ना 6 पॉइंट भी लिख के आ जाते हो चलेगा, पर मैं अभी पढ़ाते हो सारा ही पढ़ाऊंगा। ओके, अब ये मत करना कि 10 पॉइंट में से जो 6 पॉइंट लिखना वो गोबर वाले लिख के आ गए। मतलब स्टूडेंट लोग की याद क्या होती है, 10 चीज़ है, 10 बुलेट है, 6 याद रखना है, तो सबसे चुन चुन के छोटा वाला लेंगे। ऐसा मत करना प्लीज, राइट द इंपॉर्टेंट वंस। ओके, और फिर ये एक छोटा सा टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस नहीं है, फिर भी पढ़ना पड़ेगा अपने को। आओ देखते हैं, जनरल कंडीशंस। एन इशूअर, इशूअर का मतलब होता है कंपनी जो इशू करने जा रही है। इशूअर का मतलब लिख लो, इशूअर मतलब कंपनी जो अपना शेयर इशू करने जा रही है, चाहे वो IPO चाहे FPO। एन इशूअर कैन नॉट मेक अ पब्लिक इशू और राइट्स इशू ऑफ इक्विटी शेयर। हमेशा जब भी यहाँ स्टॉक, जब भी ये सेबी रेगुलेशन में तुमको इक्विटी शेयर लिखा हुआ दिखेगा ना, तो तुमको बगल में ये भी लिखा रहेगा कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट। कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट मतलब यू नो दैट कन्वर्टिबल डिवेंचर होते हैं, कन्वर्टिबल प्रेफरेंशियल होते हैं, जो बाद में जाके रिडीम होने के बदले इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो भी तो अल्टीमेटली एक दिन इक्विटी बनेगा ही ना, तो वो भी लिखा हुआ रहता है हमेशा। मतलब जिधर भी आप इक्विटी शेयर्स नाम देखोगे उधर ही कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज नाम रहेगा। कन्वर्टिबल सिक्योरिटी मतलब क्या? जैसे कंपनी ने कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू किया था, तो कन्वर्टिबल डिबेंचर का क्या होता है कि 5 साल बाद वो रिडीम नहीं होगा, मतलब पैसा नहीं देंगे, उसके बदले इक्विटी शेयर दे देंगे। तो कन्वर्टिबल डिबेंचर एक दिन तो इक्विटी शेयर बन ही जाएगा ना, तो उनको बोलते हैं कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज। तो मैं इसलिए इतना जोर दे रहा हूँ उस पर कि कल को एग्जाम में वो लोग बोल दिए कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर इशू ऑफ कन्वर्टिबल सिक्योरिटी। अब वहाँ पे स्टूडेंट चौंक गया कि हाय राम, सर ने तो क्लास में इक्विटी शेयर पढ़ाया था, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का तो कंडीशन पढ़ाया ही नहीं। बाबू, इक्विटी शेयर हो या कन्वर्टेबल सिक्योरिटी हो, उनके लिए जो भी सेबी रेगुलेशन में लिखा है सेम सेम है। क्लियर है ये बात? तो कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के ऊपर भी अगर वो लोग पूछे हैं एग्जाम में, तो आप याद रखना जो हम इक्विटी शेयर्स के लिए पढ़ रहे हैं वही कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के लिए म्यूटेटिस म्यूटेंडिस ओपन है। अच्छा, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, तुम लोग देख रहे हो कि क्लास में पढ़ाते वक्त बार बार मैं अपने क्लास को पॉज करता हूँ। वो मैं बता देता हूँ क्यों करता हूँ, बिकॉज यू मस्ट नो, नहीं तो तुमको डिस्टर्ब होता रहेगा। इट इज़ जस्ट दैट कि देखो पढ़ाते वक्त क्या होता है, लगातार स्पीड में बोलते रहना पड़ता है। ओके, एंड द थ्रोट गेट्स सोर टॉकिंग टॉकिंग टॉकिंग, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा मुझे गैप लेना पड़ता है ताकि आई कैन टेक अ सिप ऑफ वाटर, और कुछ नहीं। लाइव बैच और ऐसे कैमरे को रिकॉर्ड करने में ये एक फ़र्क आता है। लाइव बैच में दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम
डज नॉट हैपन, ठीक है। पर ठीक है, अपने उससे भी खुश है, तो वो बार बार मुझे उसी वजह से पॉज करना पड़ा है, कोई डिस्टर्बेंस आ गया तो मुझे एक बार पॉज करना पड़ता है। कमिंग टू दैट, तो दीज आर द जनरल कंडीशंस, एक एक करके आएगा। सो फर्स्ट कंडीशन है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि एक चीज़ पहले से मैं बताता हूँ, फर्स्ट कंडीशन के बारे में भी सबको मैंने टाइटल दे रखा है, कैप्शन दे रखा है। कोई भी कंपनी, कोई भी ब्रोकर, कोई भी व्यक्ति स्टॉक मार्केट में अगर कोई वॉयलेशन करता है, मार्केट मैनिपुलेशन करता है, तो सेबी पेनल्टी वगैरह तो डालती है, इसके अलावा सेबी क्या करती है, उस पर्सन को, उस कंपनी को बैन कर देती है कि आप स्टॉक मार्केट का मुंह भी मत देखना इतने साल तक, ठीक है। हर्षद मेहता के साथ भी यही हुआ, केतन पारेख के साथ भी यही हुआ था। सेबी का पहला स्टेप है, बैन कर देती है उसको। तो वही बोलता है डिबार्ड फ्रॉम एक्सेसिंग द कैपिटल मार्केट। डिबार्ड का मतलब होता है बैंड, डिबार्ड मतलब बैंड। अगर उस कंपनी के प्रमोटर, डायरेक्टर, ग्रुप कंपनी वगैरह किसी को भी सेबी ने कभी भी अगर कैपिटल मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट एक्सेस करने से डिबार किया, बैन किया, तब फिर वो नहीं कर पाएंगे। सेकंड, इन प्रिंसिपल अप्रूवल। मैंने बोला था ना, स्टॉक एक्सचेंज आपको दो तरह से अप्रूवल देता है। एक अनलिस्टेड कंपनी जब पब्लिक इशू करना चाहती है तो पहले वो स्टॉक एक्सचेंज के पास जाती है, बोलती है कि हमको लिस्टिंग कराना है। तो स्टॉक एक्सचेंज बोलता है कि मैं आपको दो फेजेस में लिस्टिंग दूंगा। पहला अप्रूवल को बोलते हैं इन प्रिंसिपल अप्रूवल, मतलब अप्रूवल सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ अदर टर्म्स एंड कंडीशन। तो एक बार आपको अप्रूवल दे दिया, अभी आप आईपीओ लाओ, सक्सेसफुल हो गया, तब आपको फाइनल अप्रूवल देंगे। सो दैट इज इन प्रिंसिपल अप्रूवल। इन प्रिंसिपल अप्रूवल का मतलब होता है, लिख लो, ठीक है। प्राइमरी अप्रूवल मतलब पहला अप्रूवल सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ फ्यूचर कंडीशंस, फिर आप फ्यूचर में वो कंडीशंस फुलफिल कर दो, आपको फाइनल अप्रूवल मिल जाएगा। तो लिस्टिंग तो लेना ही पड़ेगा, इन प्रिंसिपल अप्रूवल। इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिलने के बावजूद भी वो कंपनी अनलिस्टेड ही कहलाएगा जब तक फाइनल नहीं मिल जाता उसको, ठीक है। थर्ड, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। विजय माल्या, भारत सरकार का एक एक्ट है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट। उसमें जो लोग भी मतलब भगौड़े होते हैं, जो बहुत रुपया मार के देश का भाग गए हैं, उनको वहाँ पे नामकरण कर दिया जाता है। तो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं होना चाहिए प्रमोटर, जैसे विजय माल्या। डीमोटलाइजेशन शेयर्स, आपको मालूम है कि आज के दिन पेपर वाले फिजिकल शेयर नहीं चलते, जो भी शेयर्स आएंगे वो सब डीमैट में होने चाहिए, डीमैट अकाउंट में। तो कंपनी को डिपॉजिटरी से बात करना पड़ेगा। डिपॉजिटरी बोले तो NSDL या फिर CDSL, ये भारत की दो फेमस डिपॉजिटरीज है, NSDL या CDSL। इनको बोल के अपने फिजिकल शेयर को डीमैट में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, तो वो भी ज़रूरी है। शेयर्स फुल्ली पेड होने चाहिए। एफ वेरी गुड पॉइंट, ये MCQ की तरह भी आ सकता है क्योंकि इसमें 75% का एक क्लॉज है। ये कई जन कोई समझ में नहीं आता है लैंग्वेज की वजह से, तो मैं वो समझा रहा हूँ तुमको विथ एन एग्जाम्पल, ठीक है। ध्यान दो, इधर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कंपनी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहती है, उस प्रोजेक्ट का जो इन्वेस्टमेंट है वो है 5000 करोड़, ठीक है। एक प्रोजेक्ट कंपनी को चालू करना है जिसमें फंड्स लगेंगे 5000 करोड़। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि 2000 करोड़ तो हम लोग बैंक से लोन लेंगे और 3000 करोड़ हम लोग शेयर मार्केट में IPO या FPO लेके आएंगे, उससे रेस करेंगे, ठीक है। तो 5000 करोड़ कहाँ कहाँ से रेस करेगी, दिख रहा है आपको। इसको बोलते हैं अदर मीन्स ऑफ स्टेटेड फाइनेंस, ठीक है। मतलब कि कंपनी ने पहले से ही अपने प्रोस्पेक्टस में, IPO आएगा तो प्रोस्पेक्टस आएगा, तो प्रोस्पेक्टस में कंपनी ने बोल दिया कि भाई आप लोग से जो पैसा रेस कर रहे हैं प्लस हम लोग 2000 करोड़ बैंक से भी ले रहे हैं और वो मिला के 5000 का लागत आएगा प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि अगर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए कंपनी IPO के अलावा कहीं और से भी पैसा रेस कर रही है, कहीं और से भी पैसा रेस कर रही है, कहीं दूसरे जगह से, तो कम से कम उसका 75% अरेंज
हो गया है। एकदम पक्की बात है कि वो मिल जाएगा आपको। नहीं तो सोचो कि बैंक वालों ने तो बाद में मना कर दिया और पब्लिक 3,000 करोड़ रुपये आपको दे चुकी है, अब आप प्रोजेक्ट चालू नहीं कर पा रहे बिकॉज प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट तो 5,000 करोड़ का है, तो वो तो प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा और आईपीओ में आपने बेकार का पैसा रेस कर लिया। तो अगर आप मिक्स्ड फंडिंग कर रहे हो, मिक्स्ड फंडिंग मतलब हम आईपीओ का पैसा भी यूज़ करें प्लस अदर पैसा भी यूज़ करके फिर हम प्रोजेक्ट चालू करेंगे, तो जो अदर पैसा है उसका कम से कम 75% अरेंज हो जाना चाहिए, एकदम कमिटेड कि हाँ ये पक्का गारंटीड है कि 2,000 का 75% 1,500 अपना अरेंज हो ही गया, तब आप प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है ना। फर्म अरेंजमेंट्स, फर्म अरेंजमेंट का मतलब कन्फर्म्ड अरेंजमेंट्स फॉर 75% ऑफ द बैलेंस फंड रिक्वायरमेंट। बैलेंस फंड मतलब आईपीओ को छोड़ के जो आपने दूसरी जगह से लेना था। ठीक है। नेक्स्ट, प्रमोटर का सारा शेयर होल्डिंग डीमैट में हो जाना चाहिए। जो भी आईपीओ से आप पैसा रेस करते हो उसमें मैक्सिमम 25% ही आप जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में लगा सकते हो, बाकी पैसा तो प्रोजेक्ट फंडिंग में ही जाएगा। तो ये 25% का आंकड़ा भी याद रखना, एमसीक्यू में पूछ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, ऑफर फॉर सेल बाय प्रमोटर्स, गॉट दैट। अब इस पे आते हैं थोड़ा, ये फैंसी टर्म है ना। आज मैंने तुमको बताया था, देखो टाइप्स ऑफ इशू में दो होते हैं, पब्लिक इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट। पब्लिक इशू के अंदर उधर दो है, आईपीओ, एफपीओ। आईपीओ, एफपीओ दो है। मैंने बोला था एक नाम उस वक्त फेंका था मैंने, ऑफर फॉर सेल बाय प्रमोटर बोला था, पर मैंने बोला आज उस पर चर्चा अभी नहीं करूँगा। अब वो नाम आ गया तो अब मुझे चर्चा करना पड़ेगा। ऑफर फॉर सेल क्या होता है सुनो। आईपीओ या एफपीओ में कंपनी फ्रेश शेयर, फ्रेश न्यू शेयर इशू करती है इन्वेस्टर्स को, दैट्स आईपीओ। ऑफर फॉर सेल, ओएफएस, ऑफर फॉर सेल में क्या होता है, कंपनी नया फ्रेश शेयर नहीं देगी। ये जो प्रमोटर्स है ना कंपनी के, प्रमोटर्स, कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, ठीक है, वो अपना, प्रमोटर मतलब तो जिनके पास कंट्रोल है कंपनी का, वो अपना शेयर्स कंपनी के थ्रू बाजार में इन्वेस्टर को बेचेंगे। तो ऑफर फॉर सेल इज लाइक एन आईपीओ, बट यहां पर फ्रेश शेयर नहीं छापा जाता, प्रमोटर अपना शेयर कंपनी के थ्रू बेचता है और जो पैसा भी आता है वो भी कंपनी नहीं रखती, वो पैसा प्रमोटर को जाता है। बेसिकली प्रमोटर कंपनी के अंदर अपना स्टेक कम कर रहा है, प्रमोटर अपनी होल्डिंग में से 5-10% शेयर बेच रहा है बाजार में और वो कंपनी के थ्रू बेच रहा है। ठीक है, तो उसको कहते हैं ऑफर फॉर सेल। इसमें कंपनी का कैपिटल रेज नहीं होता, बिकॉज पैसा जो है वो कंपनी के पास नहीं आएगा, इनके पास जाएगा। कंपनी अपने प्रमोटर से इसके लिए कुछ चार्जेस भी लेगा, कुछ फीस भी लेगा कि उसके थ्रू इशू कर रहा है। तो ठीक है, ये होता है ऑफर फॉर सेल। तो यहाँ पे कंडीशंस में हमको ये बोला गया है कि अगर मान लीजिए आईपीओ के अंदर प्रमोटर लोग भी अपना कुछ शेयर्स बेचना चाहते हैं पब्लिक को, तो कम से कम प्रमोटर ने वो शेयर्स 1 साल तक पहले होल्ड किए हुए हैं। मतलब ये नहीं कि ताज़ा खरीदा था कंपनी से और ताज़ा बेच रहा है, नहीं, फिर आप प्रमोटर किस बात क्यों। प्रमोटर लोग कंपनी में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ना, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग तो करेंगे नहीं। तो प्रमोटर जो शेयर्स आज बेचना चाहता है, कम से कम उसने बेचने के 1 साल पहले तक होल्ड कर रखा था। ठीक है। नेक्स्ट, विलफुल डिफॉल्टर। ये विलफुल डिफॉल्टर का आरबीआई एक लिस्ट निकालता है। विलफुल डिफॉल्टर बेसिकली वो लोग होते हैं हु हैव मनी टू पे बट दे आर स्टिल नॉट पेइंग, दैट्स कॉल्ड विलफुल डिफॉल्टर। विलफुल मतलब जानबूझ के, विलफुल डिफॉल्टर मतलब ऐसा व्यक्ति जो बैंक से लोन वोन लिया था अब पे नहीं कर रहा है, और जबकि पैसा है उसके पास चुकाने का, ही हैज द मीन्स टू पे बट पे नहीं कर रहा है। ठीक है, दैट्स कॉल्ड विलफुल डिफॉल्टर। कुछ दिन पहले न्यूज़ थी कि बिरला ग्रुप के अंदर ही वन ऑफ द पर्सन इज यश बिरला, तो उन्होंने भी बैंक का 3,000 करोड़ का लोन पे नहीं किया था, तो आरबीआई ने उनको विलफुल डिफॉल्टर की लिस्ट में डाल दिया था। ये कंडीशंस। अब ये एक टॉपिक है, ये बता देता हूँ, ये टॉपिक के ऊपर एक जनरल आइडिया देता हूँ, इसका नाम लिख लो, मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर, ठीक है। ये मर्चेंट बैंकर क्या होता है बता रहा हूँ। इतना बड़ा पब्लिक इशू लाना है, इसमें ढेरों तो लीगल कंप्लायंसेस हैं, प्लस मार्केटिंग भी करना पड़ता है।
शेयर्स भी तो एक प्रोडक्ट है, अगर मार्केट में आपको बेचना है तो आपको तो मार्केटिंग करनी पड़ेगी ना। और शेयर्स तो एक ऐसा चीज़ है कि मतलब आपको तुरंत तुरंत ही बेचना है। आईपीओ आ रहा है तो आईपीओ का 2-3 महीने का पीरियड है, कंपनी को उसमें कंप्लीट करके पूरा पैसा भी रेस करना है, तो बेचना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो शेयर्स की मार्केटिंग करनी पड़ेगी, फिर दुनिया भर के लीगल कंप्लायंसेस सब करने हैं। ये सारा झमेला जो है एक एजेंट हैंडल करता है, जिसे हम कहते हैं मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर इज एन इंस्टीट्यूशन जो कंपनी को आईपीओ करवाने में मदद करता है। जैसे ऐसा तुम समझो कि तुमको कहीं अपने फैमिली को लेके घूमने का बहुत बड़ा प्लान बनाना है, वर्ल्ड ट्रिप वगैरह, तो तुम पूरा प्लान खुद बनाने से बदले किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू जाना पसंद करोगे कि ऑर्गेनाइज हो जाए। इट्स लाइक दैट कि कंपनी आईपीओ एफपीओ खुद करने के बदले किसी मर्चेंट बैंकर के थ्रू करवाएगी, ताकि सारे लीगल कंप्लायंस हो जाए और मार्केटिंग भी हो जाए। मर्चेंट बैंकर छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। आई विल गिव यू एग्जांपल। आईसीआईसीआई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, आईसीआईसीआई बैंक है ना, उनका अलग एक कंपनी भी आईसीआईसीआई इन्वेस्टमेंट बैंक, कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, डीएसपी, मेरिल लिंच, गोल्डमैन सैक्स, ये सब एग्जाम्पल है मर्चेंट बैंकर्स के। मर्चेंट बैंकर्स के थ्रू ही पूरा का पूरा काम किया जाता है। तुमने सुना होगा अंडर राइटिंग करनी पड़ती है शेयर्स की, क्योंकि देयर इज अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ 90% रिक्वायर्ड, है ना। तो अंडर राइटर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं। हु आर दोज अंडर राइटर्स? यही लोग अंडर राइटर्स होते हैं, यही बुक बिल्डिंग कराते हैं, यही ग्रीन शू ऑप्शन कराते हैं, सब यही कराते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका लीगल कंप्लायंसेस संभाल लेंगे, मार्केटिंग करवा देंगे पब्लिक इशू की। अगर बुक बिल्डिंग करना है, बुक बिल्डिंग का मतलब होता है कि प्राइस विल बी डिस्कवर्ड, प्राइस जो शेयर का भाव है जो बाजार में आज हम लोग को इशू करना है, तो इशू प्राइस कितना रखें, तो वो डिमांड एंड सप्लाई फोर्स से डिटरमाइन करवाना, दैट्स बुक बिल्डिंग। ग्रीन शू ऑप्शन करना है, वो सब यही लोग करवाएंगे। अंडर राइटिंग करना है, यही करवाएंगे। तो इट्स लाइक अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर पब्लिक इशू, ठीक है। नंबर 1, द इशूअर शुड अपॉइंट 1 और मोर मर्चेंट बैंकर्स। कम से कम एक मर्चेंट बैंकर तो रहना ही चाहिए। आप 3-4 मर्चेंट बैंकर भी रख सकते हो, उसमें से किसी एक को लीड मर्चेंट बैंकर बना देना, ठीक है। सेकंड, आपको अदर इंटरमीडियरीज भी अपॉइंट करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल दो सर, दे रहा हूं। रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, बड़ी बड़ी कंपनी जो पब्लिक इशू करती हैं तो उसमें वो लोग को एक आरएनटी एजेंट भी अपॉइंट करना पड़ता है, जो सारे डिटेल्स मेंटेन करता है सारे शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स के। थर्ड, ये आप जितने भी एजेंट वगैरह सब अपॉइंट कर रहे हो, ऑल ऑफ देम मस्ट बी रजिस्टर्ड विथ सेबी, नहीं तो वो लोग काम ही नहीं कर सकते, कॉमन सेंस है ये, ठीक है। अगर मोर देन 1 मर्चेंट बैंकर आपने अपॉइंट कर रखा है, तो आपको जो प्रोस्पेक्टस या ऑफर डॉक्यूमेंट है उसमें सबके डिटेल्स देने पड़ेंगे, सबके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्लियरिफाई करके बताने पड़ेंगे। तो ये मर्चेंट बैंकर के ऊपर एक स्मॉल टॉपिक था। चांसेस कम है इसके आने के, पर फिर भी तुमको नॉलेज होनी ज़रूरी है कि हु इज़ अ मर्चेंट बैंकर। यहाँ पे अपना 2 पेज पहला ख़त्म होता है, ये सबसे बड़ी बात थी। इसमें मेन एक अपना पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। अब आगे यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है कंडीशंस फॉर आईपीओ एफपीओ। अब ये सॉलिड पोर्शन है। रेगुलेशन नंबर 6, पहले पुराने में इसका नाम था रेगुलेशन 26, अभी रेगुलेशन नंबर 6 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे तुम लॉन्ग क्वेश्चन बोलो, एमसीक्यू बोलो, कुछ भी पूछ सकते हैं। एमसीक्यू, लॉन्ग क्वेश्चन, फेमस है एकदम ये, ठीक है। जो अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये अप्रॉक्सीमेटली कितने पेज का है? 1 पेज का है, ठीक है। ये मोरलेस 1-1.5 पेज का है, ठीक है, 1 पेज टॉपिक, और ये ज़बरदस्त है, कंडीशंस फॉर आईपीओ एफपीओ, ठीक है। तो आज मैंने अभी ये एक क्लास दी है। फर्दर यहाँ से जो डिस्कशन है वो मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा, ठीक है। दिस क्लास इज़ गोइंग टू गो ऑन यूट्यूब, नेक्स्ट क्लास भी आएगा, वो भी यूट्यूब में डलता जाएगा, ठीक है ना। एक क्लास में मैं लंबा स्ट्रेच नहीं कर रहा हूँ। थैंक यू।